कार्तिक सब कुछ खत्म करके अपने घर पर आ रहा था और आने के बाद जब वो सीढ़ियों पर उतर रहा था, वो सोच रहा था कि राह को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या होगा आगे आज जानेंगे एपिसोड में। दोस्तों, इंस्टा सीओ कहानी के एपिसोड नंबर 12 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कार्तिक ने अपने भारी कॉम्पैक्ट बूट को आहिस्ता से मार्बल के फर्श पर रखा ताकि कोई आवाज ना हो। वो हॉल को पार करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसका बायां हाथ उसके दाएं कंधे को पकड़े हुए था। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि किसी को नजरों में आए बिना कमरे तक पहुंच जाए। वो सीढ़ियों के पहले स्टेप पर पहुंचा था, तभी ऊपर से फर्स्ट फ्लोर के गलियारे में एक बहुत ही धीमी, मासूम और हल्की सी पायल की झंकार, किसी के छोटे छोटे कदमों की आहट सुनाई दी। कार्तिक के कदम वहीं जम गए। उसकी सांसें अटक गई और उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। ऊपर सीढ़ियों की रेलिंग के पास एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। वो राहा थी। उसने गुलाबी रंग का एक बहुत ही प्यारा सा नाइट सूट पहना था। उसके बाल रात भर सोने की वजह से थोड़े बिखरे थे और उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी। उसने अपने बड़े से पिंक टेडी बियर को अपने सीने से कसकर चिपकाया था। अपने हाथ में एक आंखें मल रही थी। शायद उसे प्यास लगी थी और वो किसी वजह से जल्दी उठ गई। नीचे पानी पीने आ रही थी। कार्तिक का दिल एक सेकंड में हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से धड़कने लगा। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। कार्तिक ने मन ही मन खौफ से सोचकर कहा, नहीं, अभी नहीं। उसे मुझे इस हालत में नहीं देखना चाहिए। वो डर जाएगी। वो मुझे फिर से एक राक्षस समझेगी। कार्तिक ने तुरंत पीछे मुड़कर पिलर या सोफे के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राह की नींद से भरी आंखें सीढ़ियों के नीचे उस इंसान पर गड़ चुकी थी। एक पल के लिए पूरे मित्तल मैनर में जैसे एक वक्त रुक गया। राह सीढ़ियों के ऊपर खड़ी और कार्तिक नीचे। कार्तिक का वो रूप जो उसने रात भर फैंटम के कत्ल खाने में धारण किया था, वो इस वक्त बिल्कुल बेनकाब था। उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे। उसकी छाती, पेट, कंधों के ताजा खून उसको साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर कालिक और खून के छींटे। उसके हाथों के पोरों की सूजी हुई और लाल। एक 10 साल की बच्ची के दिमाग में यह नजारा किसी हॉरर फिल्म के सबसे डरावने राक्षस से कम नहीं था। कार्तिक की आंखें डर से चौड़ी हो गई। वो वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। उसे लगा कि अब राहा चीखेगी, वो अपना टेडी बियर फेंक कर पागलों की तरह मम्मा मम्मा पुकारेगी और डर के मारे कांपने लगेगी। कार्तिक ने धीरे से कहा, राहा, मैं। कार्तिक ने कांपते हुए होठों से बस यही लफ्ज निकले, लेकिन आवाज उसके गले में घुट गई। वो अपने उस खूनी हालात को छिपाने के लिए अपने हाथ को पीछे करने लगा। राहा की बड़ी बड़ी मासूम आंखें कार्तिक के उस लहूलुहान शरीर को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसने अपने टेडी बियर को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी कल्पना दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक या खुद कार्तिक अग्रवाल ने नहीं की थी। राहा चीखी नहीं, वो रोई नहीं, वो डरी नहीं। राहा ने अपने नंगे पैरों से सीढ़ियां उतरना शुरू किया। उसके नाजुक पैरों की आवाज उस हॉल में गूंज रही थी। कार्तिक की धड़कनें रुकने वाली हो रही थी। वो पीछे हटने लगा। कार्तिक ने हकला कर कहा, गुड़िया, पीछे पीछे रहो, मेरे पास मत आओ, मैं गंदा हूं, मैं। वो एक मुजरिम की तरह पीछे की तरफ खिसक रहा था। उसे डर था कि उसके शरीर से आती खून की बदबू राहा को डरा देगी। लेकिन राहा नहीं रुकी। वो सीढ़ियां उतर कर बिल्कुल कार्तिक के सामने आकर खड़ी हो गई। राहा ने अपनी वो बड़ी बड़ी साफ और गहरी आंखें उठाई और कार्तिक के उस भयानक खून से सने चेहरे को झांका। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही असीम, निस्वार्थ और मासूम सी चिंता थी। वही चिंता जो एक बच्चे को अपने किसी टूटे खिलौने या अपने दोस्त को चोट लगने पर होती है। राहा ने अपना एक छोटा सा गोरा नाजुक हाथ आगे बढ़ाया। कार्तिक का शरीर कांप रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा राहा अब शायद उसे दूर धकेलेगी, लेकिन राहा ने उस छोटे से गर्म और मुलायम हाथ से बड़ी ही कोमलता से कार्तिक के उस खुरदरे और खून से सने हुए कांपते हुए विशाल हाथ की उंगलियों को पकड़ लिया। कार्तिक ने झटके में अपनी आंखें खोली। राहा ने बड़ी ही मासूमियत से अपनी उस पतली और प्यारी सी आवाज में, जिसमें एक दर्द की चिंता छुपी थी, कार्तिक का हाथ सहलाकर पूछा, अंकल, सब ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना? ये खून क्यों लगा आपके कपड़ों पर? ये शब्द, ये मासूम सा सवाल कार्तिक के कानों में किसी बम के धमाके की तरह जोर से गूंजे। दुनिया का वो अरबपति, वो खूंखार शिकारी, वो द फैंटम को मौत के घाट उतारने वाला शैतान, राह के इन चंद मासूम शब्दों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कार्तिक का वो पत्थर का सीना, जिसे दुनिया का कोई हथियार नहीं तोड़ पाया, वो एक पल में पिघल कर मोम बन गया। कार्तिक के घुटनों में जवाब दे दिया। वही उसी जगह राह के सामने
फर्श पर घुटनों के बल धड़ाम से गिर पड़ा। कार्तिक का सिर राहा के पेट के पास आ गया। उसने राहा के उस छोटे से हाथ को अपने दोनों कांपते हुए हाथों से कसकर पकड़ लिया और अपने माथे से लगा लिया। और फिर कार्तिक अग्रवाल फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी वो गगन भेदी और दर्द भरी सिसकियां मित्तल मैनन के उस विशाल हॉल में गूंजने लगी। वो किसी छोटे अनाथ बच्चे की तरह रो रहा था। उसने 25 सालों में इतना दर्द, नफरत, जितना खौफ, जितनी साजिशें झेली थी, वो आज इन आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। कार्तिक ने हिचकियां लेकर कहा, रोकर बोला, मैं ठीक हूँ गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरा खून नहीं है, ये गंदे राक्षसों का है। मैंने उन सबको मार दिया। मैंने उन सबसे बड़े राक्षस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब वो तुम्हें कभी नहीं डराएगा, कभी नहीं। कार्तिक के आंसू राहा के उस छोटे से हाथ पर गिर रहे थे। राहा का हाथ गीला हो रहा था। एक 10 साल की बच्चे के मानसिक लेवल पर जो राहा को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा सुपर हीरो अंकल रो क्यों रहा है। उसे ये खून, ये लड़ाई, राक्षस वाली बातें सिर्फ एक कहानी लग रही थी। लेकिन उसे ये समझ आ रहा था कि उसका ये दोस्त इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द में है। राहा ने अपना दूसरा हाथ, उसने टेडी बियर को जो पकड़ा था उसे नीचे किया और टेडी बियर को जमीन पर रख दिया। उसे उसने अपने आजाद हुए छोटे से हाथ को आगे बढ़ाकर कार्तिक उन बिखरे हुए धूल और पसीने से सने बालों पर बहुत ही प्यार से फेरने लगी। राहा ने बहुत ही वात्सल्य और ममता भरी आवाज में कहा, रोते नहीं सुपर हीरो अंकल, आप तो बहुत स्ट्रांग हो ना। मम्मा कहती है कि जो बहादुर होते हैं वो रोते नहीं, और आपने तो उन गंदे राक्षसों को भगा दिया, फिर आप क्यों रो रहे हैं। वो कार्तिक को बिल्कुल वैसे ही पूछ कर रही थी जैसे दिव्यानी जी उसे पुचकारती है। रहा ने थोड़ा सा झुककर कार्तिक के माथे पर लगे उस काले वॉर पेंट और खून के धब्बे को अपनी नाजुक उंगलियों से पोंछने की कोशिश की और बोली, देखो आपको बहुत सारी चोट लगी है। ये लाल लाल खून, इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है ना। मुझे भी जब सड़क पर चोट लगी थी तो मेरे सिर में ऐसा ही लाल पानी निकला था, तब मुझे बड़ा दर्द हुआ था। क्या आपको भी दर्द हो रहा है अंकल। ये कहते हुए रहा कि आंखों में एक हल्की सी भर आई थी। कार्तिक ने अपना सिर उठाया। उसकी लाल और भीगी हुई आंखें राहा की उन मासूम आंखों से मिली। राहा की इन बातों ने कार्तिक के दिल को इस कदर छलनी कर दिया कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ये वो लड़की थी जिसने कुछ दिन पहले इस हवेली में खड़े होकर कार्तिक पर अपने पिता के कत्ल का इल्जाम लगाया था, जिसने नफरत से उसके मुंह पर डाइवोर्स पेपर फेंका था। और आज वही लड़की अपनी सारी यादें भूलने के बाद जब अपने सबसे शुद्ध और पवित्र रूप में है, तो उस खून से सने कार्तिक से घिन नहीं कर रही। वो उसे ठुकरा नहीं रही, बल्कि वो उसके जख्मों पर अपने प्यार का मरहम लगा रही है। कार्तिक को एहसास हुआ कि राह की जो आत्मा है, जो उसकी रूह है, वो हमेशा कार्तिक की ही थी। दुनिया की साजिशें, फाइलें, धोखों ने उसके जो दिमाग में जहर घोला, लेकिन जब वो दिमाग एक बच्ची का बन गया तो उसके दिल ने सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के प्यार को पहचाना था। कार्तिक ने रोते हुए एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं गुड़िया, मुझे दर्द नहीं हो रहा। जब तुम मेरे पास होती हो, जब तुम मेरे को ऐसे छूती हो, तो दुनिया का हर दर्द गायब हो जाता है। तुम ही मेरी सबसे बड़ी दवा हो। उसने राह के उस छोटे से हाथ को अपने गाल से लगा लिया। राह ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाकर कहा, ओह सच्ची, तो फिर आप रोना बंद करो और चलो मैं आपको मम्मा के पास लेकर चलती हूँ। मम्मा के पास एक मैजिक वाला डिटॉल और बैंडेज है, वो आपके सारे चोटों पर लगा देंगी। फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और फिर हम दोनों मिलकर मेरे पिंक वाले कमरे में कलरिंग करेंगे, ठीक है। आगे से कार्तिक के आंसू फिर से बहने लगे। उसने अपना सिर हिलाकर कहा, ठीक है गुड़िया, हम कलरिंग करेंगे, हम बहुत सारी कलरिंग करेंगे। तब राहा ने कार्तिक का वो भारी भरकम हाथ अपने दोनों छोटे हाथों से पकड़ लिया और उसे जमीन से उठाने की कोशिश करने लगी। राहा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बहुत ही क्यूट से अंदाज में कहा, चलो उठो सुपर हीरो, आप तो बहुत भारी हो। तभी कार्तिक धीरे से जमीन से उठा। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी रूह आज भी पूरी तरह से आजाद और हल्की हो चुकी थी। तभी ऊपर से तेज कदमों की आवाज आई, राहा गुड़िया तुम कहाँ हो। दीवानी मित्तल घबराते हुए सीढ़ियों से नीचे दौड़ती हुई आ रही थी। और सुबह उठी तो उन्होंने देखा राहा अपने कमरे में नहीं है, जिससे उनके होश उड़ गए। लेकिन जैसे ही दिव्यानी नीचे हॉल में पहुंची, उनके कदम ठिठक गई। सामने का नजारा देखकर दिव्यानी की आंखों पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। कार्तिक अग्रवाल, जो खून में नहाया हुआ था, जिसके कपड़े फट गए थे और जो साक्षात किसी युद्ध से लौटकर आए हुए योद्धा की तरह लग रहा था, उसके उस खौफनाक और विशालकाय हाथ को उस 10 साल की मानसिक बच्ची वाली ने बड़े ही प्यार से अपने दोनों हाथों में जकड़ा था। और वो बच्ची कार्तिक को देखकर मुस्कुरा रही थी।
दिव्यानी के मुंह पर हाथ चला गया। उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्हें डर था कि कार्तिक के इस रूप को देखकर राहा को कोई पैनिक अटैक आ जाएगा और डर के मारे बेहोश हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो राहा उस राक्षस जैसे दिखने वाले इंसान के जख्मों को सहला रही थी। तभी राहा ने अपनी माँ को देखकर चहक कर आवाज लगाकर कहा, मम्मा देखो, सुपर हीरो अंकल आ गए। वो रात भर उन गंदे राक्षसों से लड़ रहे थे। उन्होंने सारे राक्षसों को मार भगाया। लेकिन देखो ना मम्मा, उनको कितनी सारी चोटें आई हैं। उनके कपड़ों पर कितना सारा खून है। आप जल्दी से अपना वो मैजिक वाला बैंडेज लेकर आओ ना, हमें अंकल को ठीक करना है। उसके यह बात सुनकर दिव्यानी लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी। वो कार्तिक के करीब आई। कार्तिक ने दिव्यानी की तरफ एक नजर देखा। कार्तिक की उन थकी हुई और लाल आंखों ने अब एक सुकून भरी शांति दी, जो दिव्यानी ने 25 सालों से किसी इंसान की आंखों में नहीं देखी। कार्तिक ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी आंखों से दिव्यानी को बता दिया कि सब खत्म हो गया। फैंटम का चैप्टर क्लोज हो चुका था। तभी दिव्यानी ने अपने कांपते हाथ से कार्तिक के माथे को छुआ और रोकर फुसफुसा कर कहा, तुम इंसान नहीं हो कार्तिक, तुम सच में भगवान का रूप हो। तुमने मेरी बच्चे के लिए, इस परिवार के लिए जो किया वो कोई नहीं कर सकता। फिर दिव्यानी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे, राह की तरफ देखकर एक बहुत ही प्यारी माँ वाली मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ मेरी गुड़िया, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे सुपर हीरो अंकल में बहुत बहादुर से लड़ाई की। चलो हम अंकल को उनके कमरे में ले चलते हैं। मम्मा अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। उनकी ये बात सुनकर आगे से राहा ने खुशी में ताली बजाकर कहा, ये चलो अंकल। राहा ने कार्तिक का हाथ नहीं छोड़ा और वो उसे खींचते हुए सीढ़ियों की तरफ लेकर जाने लगी। कार्तिक वो इंसान जिसके एक ऑर्डर पर दुनिया की सबसे खूंखार सेनाएं चलती थी, आज वो एक छोटी सी बच्ची के इशारे पर उसका हाथ पकड़कर बड़ी ही शांति से सीढ़ियां चढ़ रहा था। रामू काका और कुछ नौकर भी अब हॉल में आ चुके थे। उन्होंने कार्तिक के वो खौफनाक हालात देखी, लेकिन दिव्यानी जी ने जो आंखों में उन्हें खामोश रहने और अपना काम करने पर इशारा किया। राहा कार्तिक को लेकर हवेली के उस गेस्ट रूम में आ गई जहां कार्तिक रहता था। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। तब राहा ने एक बड़े से सोफे की तरफ इशारा करके कहा, आप यहाँ बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर कार्तिक बड़ी आज्ञाकारी बच्चे की तरह सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में दिव्यानी गर्म पानी का एक बाउल, कुछ तौलिया और एक बड़ी सी मेडिकल किट लेकर कमरे में आ गई। तब राहा ने जिद करके कहा, मैं करूंगी मम्मा, मैं अंकल को ठीक करूंगी। दिव्यानी ने मुस्कुराकर एक छोटा सा कॉटन का स्वैब डिटॉल में डिबोकर राहा के हाथों में देकर कहा, ठीक है बेटा, तुम अंकल की माथे की चोट साफ करो, मैं उनके कंधे की पट्टी बदलती हूँ। राहा ने बहुत ही सावधानी से अपनी जेब को अपने होठों में बीच दबाकर, बच्चे बड़े ध्यान से काम करते हैं, और उस वक्त कॉटन को कार्तिक के माथे पर खरोंच रख रखा। राहा ने मासूमी से कहा, आउच, नहीं करना अंकल, मैं बहुत धीरे से करूंगी। उसकी यह मासूमियत देखकर कार्तिक की आंखों में फिर से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने तुरंत अपने पल के झपकाकर उसे रोक लिया। वो बस राहा के उस खूबसूरत मासूम चेहरे को बिना पलक झपकाए देख रहा था। दिव्यानी ने कैंची से कार्तिक की वो फटी शर्ट काटी और वो कार्तिक का शरीर बेनकाब हुआ तो दिव्यानी की आंखों की एकदम चौकन्नी हो गई। कार्तिक के सीने, पेट और दोनों कंधों पर चाकुओं के और कुकरी के इतने गहरे खौफनाक जख्म थे कि कोई आम इंसान इन जख्मों के साथ खड़ा भी नहीं हो सकता था। उन जख्मों को देखकर दिव्यानी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कांप कर कहा, कार्तिक बेटा, ये तो बहुत गहरे घाव हैं, तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल। कार्तिक ने दिव्यानी का हाथ पकड़कर बहुत ही धीमी आवाज में कहा ताकि राहा न सुन सके, माँ जी मैं ठीक हूँ, बस इन पर पट्टी बांध दीजिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। दिव्यानी ने रोकर सिर हिलाया, बहुत ही सावधानी से घावों को साफ किया, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई और उन पर गहरी पट्टियां बांध दी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कार्तिक के चेहरे पर दर्द की एक लकीर भी नहीं आई। उसका पूरा ध्यान सिर्फ राह पर था और जो उसके हाथ पर लगे खून के छोटे छोटे धब्बों को गीले तौलियों से बहुत ही मेहनत से साफ कर रही थी। तभी राह ने खुश होकर कहा, ये लो, हो गया, अब आप बिल्कुल क्लीन हो गए सुपर हीरो। आगे से कार्तिक ने मुस्कुराकर अपना साफ हुआ हाथ राह के सिर पर रखकर कहा, थैंक यू गुड़िया, तुमने तो मुझे बिल्कुल नया बना दिया। उसके बाद सुनकर राह ने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया। तभी दिव्यानी ने कहा, चलो राह बेटा, अब अंकल को थोड़ा सोने दो, वो रात भर राक्षसों से लड़कर बहुत थक गए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। आगे से राह ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह कहा, ओके मम्मा। वो सोफे से उतरी और दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर अचानक रुकी, पलटी और दौड़कर वापस कार्तिक के पास आई। राह ने अपने दोनों हाथों से कार्तिक के गले में डाल लिया, उसे एक बहुत ही प्यारा और कसकर हक किया। राह ने कार्तिक के कान में फुसफुसा कर कहा, आई लव यू सुपर हीरो अंकल,
आप दुनिया के सबसे अच्छे सुपर हीरो हैं। आप जल्दी से सोकर उठना, फिर हम गार्डन में छुपम छुपाई खेलेंगे। कार्तिक का शरीर उस आई लव यू से पूरी तरह सुन पड़ गया। ये वो 3 लफ्ज थे जिन्हें सुनने के लिए कार्तिक ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। भले ही एक बच्चे के प्यार भरे शब्द थे, एक पत्नी के नहीं, लेकिन कार्तिक के लिए किसी जन्नत की आवाज से कम नहीं थे। कार्तिक ने अपने सही वाले बाएं हाथ से राहा की पीठ को बड़े ही कोमलता से सहलाकर कहा, आई लव यू टू मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। राहा हंसते हुए अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर कसकर कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही कार्तिक सोफे पर पीछे की तरफ टिक गया। उनका पूरा शरीर टूट चुका था, लेकिन उसकी रूह आज आसमान में उड़ रही थी, और जहां कोई जख्म, कोई साजिश और कोई दर्द नहीं पहुंच सकता था। कुछ ही घंटों के बाद विक्रम कमरे में आया। उसने कार्तिक के लिए साफ कपड़े और कुछ जरूरी दवाइयां रख दी। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, बॉस, मैंने डॉक्टर डिसूजा से बात कर ली और कुछ ही देर में आकर आपके टाँके और घाव को प्रोफेशनली चेक करेंगे। और दिल्ली की शैडो टीम ने कंफर्म कर दिया कि फैंटम का पूरा सिंडिकेट अब 100% तबाह हो चुका है। उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और उसके बचे हुए गुर्गों ने लियो के सामने सरेंडर कर दिया। उसके बाद सुनकर आगे से कार्तिक ने आंखें बंद किए एक लंबी सांस छोड़कर कहा, खेल खत्म हम विक्रम, हमने वो जंग जीत ली है। कार्तिक की आवाज में गहरा सुकून था। तब विक्रम ने झिड़क कर पूछा, लेकिन बॉस, राहा मैडम, उनका साइकोलॉजिकल रिग्रेशन, क्या वो कभी वापस ठीक हो पाएंगी? क्या वो कभी आपको अपना पति मान पाएंगे? उसकी बात सुनकर कार्तिक ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब कोई जल्दबाजी या कोई जिद नहीं थी। वहां एक ऐसा असीम और शांत समंदर था जिसमें दुनिया की सारी खामोशियां डूब जाए। कार्तिक ने बड़े ही इत्मीनान से कहा, मुझे नहीं पता विक्रम, और सच कहूं तो मुझे इस बात की कोई फिक्र भी नहीं। राहा को अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाने का पूरा हक है। उस पुरानी जिंदगी में सिर्फ जयंत का खौफ, डैड की मौत का दर्द और साजिशों का जहर था। अगर वो इस 10 साल की बच्ची की दुनिया में खुश है, तो अगर वो मुझे देखकर मुस्कुराती है, अगर वो मुझे अपना दोस्त और सुपर हीरो मानती है, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसका ये सुपर हीरो बनकर गुजारने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद कार्तिक ने खिड़की के बाहर चमकते सूरज को देखकर कहा, प्यार का मतलब सिर्फ किसी को पाल लेना नहीं होता विक्रम। प्यार का मतलब होता है उसे वो खुशी देना जो वो खुद भी अपने लिए ना ढूंढ पाए। मैं इंतजार करूंगा, चाहे 10 साल, 20 साल या पूरी जिंदगी लग जाए। मैं रोज उसके साथ कलरिंग करूंगा, मैं रोज उसके साथ छुपम छुपाई खेलूंगा। और अगर किसी दिन कोई चमत्कार हुआ, उसे अपना वो पुराना कार्तिक याद आ गया, तो मैं उसे उसकी पुरानी दुनिया की रानी बनाऊंगा। लेकिन तब तक ये मित्तल मैनर मेरी शेरनी का एक सुरक्षित बचपन का घर रहेगा। विक्रम की आंखों में अपने बॉस के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर एक गहरा सम्मान उतर आया। उसने सिर झुकाया और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद मित्तल मैनर में एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। अग्रवाल ग्रुप का बिजनेस अब पूरी तरह से कार्तिक के इशारों पर चलता था, लेकिन उसका दिल और उसकी आत्मा सिर्फ और सिर्फ मित्तल मैनर के उस गार्डन में बसती थी। दुनिया के बड़े बड़े मैगजीन, न्यूज चैनल्स में कार्तिक अग्रवाल की खौफनाक रहस्यमयी ताकत की कहानियां छपती थी। लोग उसे द इनविजिबल बिलीनियर कहते थे। कोई नहीं जानता कि वो शैतान जिसने अंडरवर्ल्ड की जड़ें हिला दी, वो असल में क्या करता है। लेकिन अगर कोई उस मित्तल मैनर की ऊंची दीवारों को पार झांक कर देख पाता, तो उसे दुनिया के सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलता। उसे दिखता कि एक विशाल का एक खूंखार और पत्थर जैसा दिखने वाला इंसान, जिसने काले रंग की टी शर्ट और जींस पहनी है, वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान है, और उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत मासूम सी लड़की, जिसके बालों में 2 चोटियां हैं, वो खिलखिलाकर हंसते हुए उस इंसान के बालों में फूल का एक मुकुट पहना रही है। उसने ताली बजाकर कहा, ये लो सुपर हीरो अंकल, अब आप किंग बन गए। और वो इंसान, वो अरबपति, अपनी आंखों में एक समंदर का प्यार लिए उसने बच्चे के माथे को चूम कर कहा, तुम तुम हमेशा से मेरी रानी हो मेरी गुड़िया। अग्रवाल ग्रुप के चेयरमैन कार्तिक अग्रवाल का वो आलीशान और खामोश कमरा, जहां कुछ देर पहले तक सिर्फ एक थके हुए फाइटर की खामोशी थी, विक्रम की भारी आवाज से गूंज रहा था। कार्तिक सोफे पर पीछे सिर टिकाए बैठा था। उसका शरीर चोटों और दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसकी रूह अपनी शेरनी की उस मुस्कान को याद करके अजीब से सुकून में था। विक्रम अपने टैबलेट की स्क्रीन को स्क्रॉल करके रिपोर्ट दे रहा था। उसने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, बॉस, दिल्ली की शैडो टीम ने फैंटम के सारे डार्क वेब्स को हमेशा के लिए क्रैक्स कर दिया। सिडनी में कबीर का काम तमाम कर दिया गया।
अब फैंटम का सिंडिकेट का एक भी आदमी इस धरती पर जिंदा नहीं बचा। हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उसकी ये बात सुनकर आगे से कार्तिक ने अपनी आंखें खोली। उसने एक गहरी और लंबी सांस लेकर कहा, गुड जॉब विक्रम। अब इस घर में कोई साजिश, कोई खौफ या कोई गंदा साया नहीं पड़ेगा। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और मेरी राह की उस मासूमियत की हिफाजत करना। चाहे वो मुझे अपना पति माने या अपना सुपर हीरो, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। उसके बाद पूरी होते ही कमरे में एक भारी लेकिन सुकून भरा सन्नाटा छा गया। विक्रम अपने बॉस के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर अंदर अंदर भावुक हो रहा था। लेकिन तभी उस शांत कमरे के सन्नाटे को चीरकर कार्तिक के फोन की घंटी बजी। कार्तिक ने अपनी आंखें खोली। उसे लगा शायद अग्रवाल ग्रुप के किसी लीगल एडवाइजर का कॉल होगा। उसने अपने दर्द हुए बाएं हाथ से टेबल पर रखा एनक्रिप्टेड फोन उठाया। जैसे उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ी, उसकी आंखें अचानक पूरी तरह से खुल गई। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा किसी बिजनेस पार्टनर का नहीं, डॉक्टर डिसूजा का था। डॉक्टर डिसूजा, वही न्यूरो सर्जन जो नानावटी हॉस्पिटल में राहा का इलाज कर रहे थे। कार्तिक के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। उसे लगा कि कहीं राहा की मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई नई परेशानी तो नहीं, कहीं उसके दिमाग पर चोट ने कोई और गंभीर रूप तो नहीं ले लिया। घबराहट और खौफ के मिले जुले भाव के साथ कार्तिक ने तुरंत कॉल रिसीव किया और फोन अपने कान से लगा लिया। उसने घबरा कर कांपती आवाज में कहा, हेलो। हेलो डॉक्टर डिसूजा, सब ठीक तो है ना? राहा को कोई रिपोर्ट? कार्तिक की आवाज में एक अनजानी सी घबराहट थी। तभी फोन के दूसरी तरफ डॉक्टर डिसूजा की आवाज आई, लेकिन उस आवाज में कोई घबराहट या बुरी खबर वाला सन्नाटा नहीं था। और डॉक्टर डिसूजा ने उत्साहित चमक और कार्तिक की बात को खबर वाला सन्नाटा तोड़कर बीच में काट कर कहा, मिस्टर अग्रवाल प्लीज घबराइए मत, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बल्कि सच कहूं तो एक बहुत बड़ी चमत्कारी खबर है। डॉक्टर डिसूजा की आवाज में जो खुशी और थी वह कार्तिक को साफ महसूस हो रही थी। उनकी ये बात सुनकर कार्तिक अपनी जगह से झटके से सीधा होकर बैठ गया। उसका घायल दायां कंधा इस अचानक मूवमेंट से बुरी तरह से दर्द उठा, लेकिन कार्तिक ने उफ तक नहीं किया। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, कैसी खबर डॉक्टर, साफ साफ बताइए। तभी डॉक्टर डिसूजा ने गहरी सांस लेकर समझाना शुरू करके कहा, मिस्टर अग्रवाल, पिछले कुछ हफ्तों से मैं मिसिज राहा की मेडिकल कंडीशन, उनके सीटी स्कैन और एमआरआई की बाकी रिपोर्ट्स पर दुनिया भर के सबसे न्यूरोलॉजिस्ट से बात कर रहा था। मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि उनकी याददाश्त हमेशा के लिए जा चुकी है। उसकी यह बात सुनकर कार्तिक की सांसें अटकने लगी। उसने अपने कान पर जोर देकर कहा, आगे बोलिए डॉक्टर। तब डॉक्टर डिसूजा ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, कल रात मैंने लंदन के सबसे बड़े मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर मार्कोस को मिसेज राहा की एमआरआई की 3D मैपिंग रिपोर्ट भेजी। डॉक्टर मार्कोस दुनिया में ब्रेन ट्रॉमा और एमनेशिया के मामलों में भगवान माने जाते हैं। उन्होंने पूरी रात उन रिपोर्ट्स का अध्ययन किया और आज सुबह मुझे उनकी कॉल आई। यह कहकर डॉक्टर ने एक सेकंड के लिए रुके और जिसे कार्तिक की बेताबी अपने चरम पर पहुंच गई। उसके बाद डॉक्टर डिसूजा ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, उन्होंने मुझे बताया कि मिसेज राहा के दिमाग में हिपोकैम्पस, यानी जहां हमारी यादें होती हैं, उसके बिल्कुल पास एक बारीक लगभग अदृश्य सा खून का माइक्रो क्लोट मौजूद है। यह क्लोट इतना बारीक है कि आम स्कैन्स में मामूली सर्जन सूजन जैसा लगता है, लेकिन डॉक्टर मार्कोस का कहना है यही वो क्लोट है जिसे राहा के न्यूरल नेटवर्क्स को ब्लॉक किया है, उनके दिमाग को रिग्रेस करके 10 साल की एक बच्ची को लेवल पर लाकर रख दिया। उनकी ये बात सुनकर कार्तिक के शरीर सुन पड़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू छलकने को बेताब हो गए। उसने भावुक होकर कहा, डॉक्टर, क्या क्या इसका मतलब क्या है कि? तभी डॉक्टर डिसूजा ने उत्साह से कहा, हाँ मिस्टर अग्रवाल, डॉक्टर मार्कोस ने यकीन दिलाया कि अगर वो खुद अपने हाथों से अपने एडवांस लेजर माइक्रो सर्जरी के जरिए उस क्लॉट को निकाल दे तो 99% चांस है मिसेज राहा की यादाश्त वापस आ जाएगी। वो वापस अपनी 25 साल की उस मेंटल बैलेंस में लौट आएगी। वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगी। ये शब्द, ये चंद लफ्ज कार्तिक अग्रवाल के कानों में किसी जन्नत की तरह गूंज गए। राहा ठीक हो सकती है, उसकी यादाश्त वापस आ सकती है। कार्तिक का वो फौलादी सीना जो बड़े बड़े हथियार और गोलियों के सामने नहीं कांपता था, आज खुशी के मारे जोर जोर से कांपने लगा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू में एक गर्म धारा फूट पड़ी। वो इंसान जो कुछ घंटे पहले फैंटम को मार कर आया था, आज एक छोटे बच्चे की तरह अपनी शेरनी को वापस पाने की उम्मीद कर रहा था। कार्तिक ने पूरी तरह से एक्साइटेड होकर पूछा, डॉक्टर, आप सच कह रहे हैं ना? मेरी राह, मेरी शेरनी वापस आ सकती है, मुझे वो पहचान लेगी? ये कहते हुए कार्तिक की आवाज रुंध गई। वो खुशी से हिचकियां ले रहा था।
तभी उधर से डॉक्टर ने उसको चेतावनी देकर कहा, बिल्कुल मिस्टर अग्रवाल, लेकिन हमें ये सर्जरी जल्द से जल्द करवानी होगी। क्लॉट अगर पुराना हो गया तो दिमाग के टिश्यूज के साथ चिपक जाएगा। उनकी बात सुनकर कार्तिक के अंदर का अरबपति चेयरमैन तुरंत एक्शन मोड में आ गया। उसका दिमाग बिजली की तरह दौड़ने लगा। उसने अपने आंसू पोंछे और सबसे कड़क लेकिन खुशी के साथ भरी आवाज में कहा, डॉक्टर डिसूजा, आप अभी इसी वक्त डॉक्टर मार्कोस के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। मैं अपनी राह को लेकर पहले ही फ्लाइट में लंदन के लिए निकल रहा हूँ। मुझे पैसों के किसी रिसोर्स की परवाह नहीं। मुझे बस वो डॉक्टर चाहिए जो मेरी पत्नी को ठीक कर सके। उनकी बात सुनकर डॉक्टर ने तुरंत हामी भरकर कहा, मैंने उनसे बात कर ली मिस्टर अग्रवाल। वो लंदन के रॉयल क्वींस हॉस्पिटल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप बस वहां पहुंचने का इंतजाम कीजिए। मैं यहाँ से सारी मेडिकल फाइल्स उन्हें फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये सुनते ही इधर से कार्तिक ने तुरंत उनका शुक्रिया अदा करके कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपने आज मेरी पूरी दुनिया वापस लौटा दी। यह कहकर कार्तिक ने फोन काट दिया। फोन कटते ही कार्तिक अपनी जगह से एक झटके में खड़ा हुआ। उसने अपने दाएं कंधे के उस भयंकर जख्म को, उन फटे टांकों को और उस पर खून का बिल्कुल ख्याल नहीं दिया। वह पूरी तरह से अपनी चोटों को भूल चुका था। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ लंदन पहुंचने की तैयारियों में लग गया। कार्तिक ने पलटकर विक्रम की तरफ दहाड़ कर कहा, विक्रम। विक्रम जो ये सारी बातें सुन रहा था, वो भी इस खबर से खुश था, लेकिन जैसे ही कार्तिक अपनी जगह से झटके से खुड़ा, उसके दाएं कंधे की पट्टियों से खून का एक बड़ा धब्बा उसकी शर्ट पर और गहरा हो गया। ये देखते ही विक्रम तुरंत अटेंशन में आकर बोला, यस बॉस। तभी कार्तिक ने अपनी कड़क आवाज में ऑर्डर देकर कहा, तुम अभी अभी अग्रवाल एविएशंस को ऑर्डर दो। मुझे हमारा गल्फ स्ट्रीम्स 650 प्राइवेट जेट सांता क्रूज एयरपोर्ट के वीआईपी रनवे पर अगले 2 घंटे के अंदर टेक ऑफ के लिए तैयार चाहिए। और सुनो, उस जेट के अंदर मुझे एक पूरा फ्लाइंग आईसीयू सेटअप चाहिए। लंदन की पूरी यात्रा के दौरान राह के साथ मुंबई के टॉप न्यूरोसर्जन्स की एक टीम मौजूद होनी चाहिए। ये कहकर कार्तिक बिना रुके पागलों की तरह ऑर्डर दे रहा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, और हाँ, हमारी लंदन की जो शैडो टीम है उसे अलर्ट पर डाल दो। रॉयल क्वींस हॉस्पिटल के चारों तरफ मुझे अग्रवाल की सिक्योरिटी चाहिए। मैं अभी जाकर दिव्यानी को एक खबर देता हूँ। तुम तुरंत तीनों मेरे राह और दिव्यानी जी के लिए लंदन की उड़ान के सारी क्लियरेंस और डिप्लोमेटिक वीजा का इंतजाम करो। वहीं विक्रम ने अपने बॉस की इस बेताबी और उनके सीने पर बहते खून को देखा। एक वफादार कमांडो और एक सच्चे दोस्त के नाते विक्रम से रहा नहीं गया। विक्रम ने हिचकिचाकर आगे कहा, बॉस, ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आपको अपनी चोटों का ध्यान रखना चाहिए। फैंडम के साथ लड़ाई में आपके टांके उधड़ चुके हैं। आपका खून बह चुका है। अगर आपने अभी एक छोटी सी सर्जरी करवा कर इन घावों को बंद नहीं किया तो 12 घंटे की लंदन की फ्लाइट में आपको सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। बॉस, प्लीज पहले डॉक्टर को। लेकिन इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाता, कार्तिक ने बीच में टोक कर कहा, चुप रहो विक्रम। कार्तिक की वो सख्त, खौफनाक और गगन भेदी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उसका वह हंटर रूप एक बार फिर से बाहर आ गया। कार्तिक ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी लाल आंखों विक्रम को घूर कर आगे कहा, मुझे इन मामूली खरोंचे से, इस बहते खून से, इस दर्द का कोई फर्क नहीं पड़ता विक्रम। अगर मेरे शरीर का सारा खून बह जाए तब भी मैं अपनी राह को लेकर लंदन जाऊंगा। तुम समझ रहे हो, मेरी राह, वो लड़की जिसने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई, आज उसके ठीक होने का रास्ता मिल गया है। मैं एक भी सेकंड इस शहर में बर्बाद नहीं करना चाहता। ये कहते हुए कार्तिक की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आवाज में एक पागलपन था और अपनी बात पूरी करते हुए कार्तिक ने विक्रम के करीब आकर एक बॉस के अधिकार के साथ कहा, तुम्हें मुझसे बहस करने का कोई हक नहीं है विक्रम। तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर मानते हो और ये मेरा ऑर्डर है। मुझे 2 घंटे में वो जेट टेक ऑफ के लिए तैयार चाहिए, अंडरस्टूड। उसकी ये बात सुनकर विक्रम ने अपने बॉस की उस दीवानगी और बेतहाशा प्यार को देखा। वो समझ गया कि दुनिया की कोई ताकत आज कार्तिक अग्रवाल को नहीं रोक सकती। विक्रम ने सिर छुपाकर कहा, यस बॉस, क्लियरेंस अभी हो जाएगी। मैं जेट रेडी करवाता हूँ। ये कहते हुए तुरंत अपना एनक्रिप्टेड फोन निकालकर कान में लग गया। वहीं विक्रम को काम पर लगने के बाद कार्तिक तेज कदमों से कमरे से बाहर निकला। उसे अपने कंधों पर एक भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन उसके कदमों में आज एक अजीब सी फुर्ती थी। हवेली के लंबे गलियारों को पार करके सीधा राह के कमरे की तरफ बढ़ा। वहीं राह के बचपन वाले कमरे का दरवाजा हल्का खुला था। कार्तिक ने दरवाजे को पूरी तरह खोला, अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही कोमल मुस्कान आ गई। दीवानी मित्तल जमीन पर एक मुलायम कालीन पर बैठी थी।
उसके सामने राहा बैठी थी। राहा ने अपना वही पिंक फ्रॉक पहना था और वो अपने क्रेयॉन्स के साथ एक बड़ी सी ड्राइंग बुक पर कुछ रंग भर रही थी। दिव्यानी जी बड़ी प्यार से राहा के बालों को संवार रही थी। कार्तिक के जूतों की आहट सुनकर दिव्यानी ने अपना सिर उठाया। कार्तिक के कपड़ों पर खून और उसका बिखरा रूप देखकर वो घबरा गई। दिव्यानी जी ने तुरंत अपनी जगह से उठकर पूछा, कार्तिक बेटा क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वहीं राहा ने अपना सिर उठाकर कार्तिक को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल उठी। राहा ने अपनी बुक हवा में लहरा कर कहा, सुपर हीरो अंकल आप आ गए, देखो मैंने एक नई ड्राइंग बनाई है। तब आगे से कार्तिक ने जमीन पर बैठकर राहा के गाल पर बड़े ही प्यार से छूकर कहा, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी गुड़िया, लेकिन अभी अभी हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। ये घर कार्तिक ने अपनी नजरें उठाकर दिव्यानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमकते हुए खुशी के आंसू अब छलकने के लिए बेताब थे। कार्तिक ने रूंधे गले से दिव्यानी से कहा, माँ जी, माँ जी हमारी प्रार्थनाएं कबूल हो गई, भगवान ने हमारी सुन ली। उसके बाद सुनकर दिव्यानी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, क्या मतलब तुम्हारा कार्तिक, साफ साफ बताओ। तभी कार्तिक अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने दिव्यानी के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर कहा, अभी डॉक्टर डिसूजा का कॉल आया था माँ जी, उन्होंने राहा की रिपोर्ट्स लंदन के बड़े डॉक्टर मार्कोस को भेजी। डॉक्टर मार्कोस का कहना है कि राहा के दिमाग में एक छोटा ब्लड क्लॉट है। अगर वो एक लेजर सर्जरी के जरिए उस क्लॉट को निकाल दे तो हमारी राहा अपनी पुरानी समझदार और शेरनी जैसी राह वापस आ सकती है। उसकी यादाश्त पूरी तरह से वापस आ सकती है माँ जी। कार्तिक के मुंह से इस शब्द सुनते दिवानी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनके हाथों में उनका वो रुमाल छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उनकी आंखें फटी रह गई। उन्होंने हैरान होकर कहा, क्या कहा तुमने कार्तिक? मेरी बच्ची, मेरी राह वो ठीक हो सकती है? ये कहते हुए दिव्यानी की आवाज कांप रही थी। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तभी कार्तिक ने खुशी में मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ जी, वो पूरी तरह ठीक हो सकती है। उनकी बात सुनकर दिव्यानी ने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। उनके मुंह से जोर जोर के रोने की आवाजें आई। वो ये आंसू थे जो एक माँ अपनी बेटे की जिंदगी वापस मिलने पर बहाती है। उन्होंने रोकर भगवान का शुक्रिया अदा करके कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची को उसकी दुनिया वापस मिल जाएगी। दिव्यानी इसी से रोने लगी थी। तभी कार्तिक ने उन्हें जमीन से उठाया और उनके आंसू पोंछ कर कहा, माँ जी हमारे पास रोने का जज्बाती होने का वक्त नहीं। मैंने विक्रम को हमारा प्राइवेट जेट तैयार करने का ऑर्डर दे दिया है। हम अगले 2 घंटे की पहली फ्लाइट से लंदन के लिए निकल रहे हैं। डॉक्टर मार्कोस हमारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद कार्तिक ने कमांडिंग लेकिन प्यार भरी आवाज में कहा, आप तुरंत अपनी और राह की पैकिंग शुरू कीजिए। लंदन का मौसम ठंडा होगा, इसलिए राह के लिए कुछ गर्म कपड़े और उसके फेवरेट खिलौने, ये टेडी बियर भी उसके साथ रख लीजिएगा ताकि उसे सफर में कोई डर ना लगे। राह जो जमीन पर बैठी सब सुन रही थी, वो अचानक उछल कर खड़ी हो गई। उसने खुशी से कूद कर कहा, लंदन, हम लंदन जा रहे हैं मम्मा। क्या हम उस बड़े वाले एरोप्लेन में बैठकर आसमान में उड़ेंगे? ये कहकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और बच्चों वाली एक्साइटमेंट आ गई। तभी कार्तिक के घुटनों पर बैठकर राह की नाक को हल्का सा खींचकर कहा, हाँ मेरी गुड़िया, हम एक बहुत से जादुई एरोप्लेन में बैठकर बादलों के ऊपर से उड़कर लंदन जाएंगे। वहाँ बहुत सारे नए और बहुत सारे चॉकलेट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर आगे से राह खुशी से ताली बजाकर पूरे कमरे में गोल गोल घूमने लगी। उसने खुशी से झूम कर कहा, ये मम्मा जल्दी करो, मुझे अपना वो बड़ा सा टेडी बियर भी एरोप्लेन में लेकर जाना है। मुझे वो मेरी पिंक वाली जैकेट भी चाहिए। तभी राह की उस मासूमियत को देखकर कार्तिक दिव्यानी जी की दोनों आंखों में आंसू आ थे, लेकिन उनके होठों पर एक बड़ी प्यारी मुस्कान भी थी। दिव्यानी ने अपने आंसू पोंछकर तेजी से अलमारियों की तरफ कदम बढ़ाकर कहा, मैं अभी पैकिंग करती हूँ कार्तिक, बस 10 मिनट। इसके 1.5 घंटे बाद मित्तल मैनर के पोर्टिको में वो काली मैकबेथ तैयार खड़ी थी। राह ने अपना एक छोटा सा पिंक ट्रॉली बैग खुद पकड़ा था। उसके हाथ में अपने छोटे से टेडी बियर को सीने से लगाया था और बड़ी खुश और एक्साइटेड लग रही थी। कार्तिक, दिव्यानी जी और राह गाड़ी में बैठे। खुद आगे कार्तिक बैठा और उसी के साथ सायरन बजाती हुई पुलिस एस्कॉर्ट के साथ सीधे सांता क्रूज एयरपोर्ट के वीआईपी रनवे की तरफ गाड़ियां निकल पड़ी। अग्रवाल ग्रुप का वो शानदार विशाल गल्फ स्ट्रीम 650 प्राइवेट जेट उनका इंतजार कर रहा था। जेट के दरवाजे पर अग्रवाल ग्रुप की एयर होस्टेस और 2 सीनियर न्यूरो सर्जन्स पहले से मुस्तैद खड़ी थी। तभी राह ने जैसे विशाल जेट को देखा, उसकी आंखें फट गई। उसने हैरान होकर कहा, वाह मम्मा, ये तो मेरे घर से भी बड़ा है, क्या ये सच में उड़ेगा? उनकी ये बात सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराकर राह का हाथ पकड़ा, उसे सीढ़ियों के ऊपर जेट के अंदर ले गया। जेट के अंदर का नजारा किसी
5 स्टार होटल के शाही स्वीट जैसा था। अंदर क्रीम और गोल्डन के लेदर रिक्लाइनर सोफे थे। एक बड़ा सा किंग साइज बेड जिसे राह के आराम के लिए तैयार किया गया। पीछे की तरफ एक छोटा सा लेकिन पूरी तरह से लैस आईसीयू और फर्स्ट एड कैबिन बना था। तभी कार्तिक ने राह को एक बड़ा मुलायम और आरामदायक सीट पर बिठाकर कहा, ये तुम्हारी सीट है गुड़िया। उसके बैठते एक नर्स ने आकर बड़े ही प्यार से राह को सीट बेल्ट बांध दी। वहीं विक्रम, जो सारी सिक्योरिटी लॉजिस्टिक्स को चेक कर रहा था, उसने कार्तिक के पास आकर धीरे से कहा, बॉस, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमारी 6 बुलेट प्रूफ गाड़ियां का काफिला तैयार है। रॉयल क्वींस हॉस्पिटल के पूरे वीआईपी विंग को हमने ब्लॉक कर लिया। डॉक्टर मार्कोस अपनी पूरी टीम के साथ ओटी को रेडी कर रहे हैं। हमारे लैंड करते ही सर्जरी शुरू हो जाएगी। उनकी ये बातें सुनकर आगे से कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ थपथपा कर कहा, तुमने हमेशा की तरह मेरा काम आसान कर दिया विक्रम, थैंक यू। आगे से विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, बॉस, आप मेरी जान हैं, आपके लिए कुछ भी। इसके बाद जेट के दरवाजे बंद हुए और कैप्टन की आवाज कैबिन में गूंज गई। कैप्टन ने अनाउंसमेंट करके कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर अग्रवाल एंड फैमिली, हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। लंदन का हमारा ये सफर लगभग 12 घंटे का होगा। मौसम बिल्कुल साफ है। अनाउंसमेंट करते ही राह ने खिड़की के बाहर देखा। जैसे ही जेट रनवे पर दौड़ना शुरू किया, हवा में उनकी उड़ान भरी। राह के मुंह से खुशी की एक चीख निकल गई। उसने खुशी से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, वाह, हम हवा में उड़ रहे हैं मम्मा, देखो नीचे कितने छोटे छोटे घर लग रहे हैं। राह की वो खिलखिलाती हुई हंसी पूरे कैबिन में गूंज रही थी। तभी दिव्यानी जी ने राह के सिर पर हाथ फेर कर उसे अपने सीने से लगा लिया। वहीं कार्तिक अपनी सीट के पीछे की तरफ टिका हुआ था। उसका दायां कंधा अभी दर्द की लहरें दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ राह पर टिकी थी। कार्तिक ने राह की तरफ देखकर मन ही मन एक खामोश वादा करके कहा, बस कुछ घंटों की बात है मेरी शेरनी। लंदन पहुंचते ही वो डॉक्टर तुम्हारे दिमाग के उकलौटो अंधेरा निकाल देगा। फिर तुम अपनी जब आंखें खोलोगी तो तुम वापस मेरी पुरानी राह बन जाओगी। वो राह जो मुझसे लड़ती थी, मुझ पर शक करती थी, जिसने मुझे अपना पति मान लिया था। मैं तुम्हारे उस एक पल, तुम्हारी उस याद के लिए अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर सकता हूँ। उसी के साथ जेट बादलों का सीना चीरकर एक नई उम्मीद, एक नई विश्वास और एक नई जिंदगी की तलाश में उस आसमान में उड़ने चला। कार्तिक अग्रवाल की लड़ाई में अब कोई फैंटम नहीं था, कोई हथियार नहीं थे। उसकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ वक्त और तकदीर से थी। दुनिया जानती थी, जब कार्तिक अग्रवाल किसी चीज को शिद्दत से चाहता है तो तकदीरों के पन्ने को भी अपने हाथों से बदल देने की ताकत रखता है। लंदन का वो रॉयल क्वींस हॉस्पिटल अब उनकी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे खूबसूरत चमत्कार का गवाह बनने वाला था। गल्फ स्ट्रीम की जो 625 प्राइवेट जेट 40,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों का सीना चीरकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जेट के अंदर का माहौल किसी शाही महल के आलीशान और शांत कमरे जैसा था। क्रीम और सुनहरे रंग के लेदर रिक्लाइनर सोफे, मखमली कालीन और कैबिन के अंदर का नियंत्रित तापमान सफर को बड़ा आरामदायक बना रहे थे। लेकिन इस पूरी भव्यता के बीच जो नज़ारा सबसे ज्यादा खूबसूरत और सुकून देने वाला था, वो था जेट की गोल और चौड़ी खिड़की के पास बैठी राहा मित्तल का चेहरा। राहा ने खिड़की से अपना चेहरा लगभग सटा लिया था। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें अचरज और खुशी से पूरी तरह खुली थी। नीचे मीलों का फैला हुआ नीला अरब सागर, उसके ऊपर सफेद और रुई के फाहों के जैसे बादल उसे जादुई दुनिया का हिस्सा लग रहे थे। राहा खुशी से तालियां बजाकर उछल रही थी। उसे दिव्यानी की तरफ देखकर बोली, मम्मा मम्मा जल्दी देखो। उसकी वह पतली बच्चों वाली और चहकती आवाज पूरे कैबिन में एक मीठे संगीत की तरह गूंज रही थी। उसने अपना बड़ा सा पिंक टेडी बियर खिड़की के पास रखा। उसे बाहर का नजारा दिखाकर बोली, देखो मिस्टर बियर, हम बादलों के ऊपर आ गए हैं। मम्मा वो बादल देखो, वो बिल्कुल एक बड़े से खरगोश के जैसा लग रहा है ना। और वो वाला, वो तो बिल्कुल कॉटन कैंडी जैसा है। क्या हम खिड़की खोलकर थोड़ा सा बादल खा सकते हैं? राह की इस निश्चल और मासूम बात को सुनकर पास बैठी दिव्यानी मित्तल की आंखों में आंसू छलक गई, लेकिन उन्होंने तुरंत पीछे उन्हें पहुंच लिया। मुस्कुराकर राह के गालों को चूम लिया। दिव्यानी ने बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाकर कहा, नहीं मेरी गुड़िया, हम खिड़की नहीं खोल सकते। अगर हमने खिड़की खोली तो ये सारे बादल उड़कर भाग जाएंगे। तुम बस यहीं से बैठकर इन्हें देखो। उनकी बात सुनकर आगे से राह ने बड़े ही समझदारी से सिर हिलाकर कहा, ओह ठीक है, मैं इन्हें नहीं डराऊंगी। ये कहकर उसने फिर से अपना पूरा ध्यान उस अनंत नीले आसमान, समंदर की लहरों पर लगा दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 25 साल के वो लड़की
जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ फाइल, मीटिंग, साजिश का एक खौफनाक पिता के डर के साए में गुजारी, आज वो पहली बार इतनी आज़ादी, इतनी बेफिक्री, इतनी निश्चलता के साथ हंस रही थी। उसके लिए कोई मेडिकल इमरजेंसी का सफर नहीं था। उसके लिए अपने सुपर हीरो अंकल, अपनी मम्मा के साथ एक जादुई ट्रिप थी। कार्तिक अग्रवाल अपनी सीट पर थोड़ा पीछे की तरफ झुका था। उसका दायां कंधा अभी भी भयानक दर्द की लहरें दे रहा था। खून के रिसाव को रोकने के लिए बांधी गई टाइट पट्टी उसकी त्वचा को छील रही थी, लेकिन उसकी नजरें एक पल के लिए भी राह के लिए बांधी गई टाइट पट्टी और उसकी त्वचा को लगातार खिलखिलाते हुए चेहरे पर टिकी थी। जब जब राह खुशी से ताली बजाती, कार्तिक के दिल पर लगा हर जख्म जैसे अपने आप भर जाता। वो अपनी शेरनी को इस तरह खुश देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। कार्तिक ने मन ही मन खुद से वादा करके कहा, बस कुछ घंटों का सफर है मेरी जान। तुम्हारी ये खुशी, तुम्हारी ये मुस्कान मैं हमेशा के लिए महफूज कर दूंगा। जब तुम उस ऑपरेशन थिएटर से अपनी पुरानी यादों के साथ बाहर आओगे, तो तुम्हारे दिमाग में भले ही पुरानी यादें वापस आ जाएं, लेकिन तुम्हारी उस मासूमियत को मैं कभी मरने नहीं दूंगा। वहीं पूरे रास्ते राह ने अभी क्रेयॉन्स की तस्वीरें बनाई, कभी माँ की कहानी सुनी और कभी कार्तिक के पास आकर सुपर हीरो की नई नई ड्यूटी समझाई। राह ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कार्तिक को देखकर पूछा, सुपर हीरो अंकल, जब हम लंदन पहुंचेंगे तो क्या वहां भी गंदे राक्षस होंगे? आगे से कार्तिक ने बड़े ही कोमलता से उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं गुड़िया, जहां हम जा रहे हैं वहां कोई राक्षस नहीं आ सकता। वहां सिर्फ परियों और जादूगर रहते हैं। उसकी ये बात सुनकर राह खुशी से ताली बजाकर वापस अपनी सीट पर भाग गई। ठीक 12 घंटे का लंबा वो थका देने वाला उम्मीदों से भरा सफर अंत पर पहुंचा। गल्फ स्ट्रीम 625 बादलों की परतों को चीरकर धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया और लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के वीआईपी प्राइवेट रनवे पर बहुत ही स्मूथ तरीके से लैंड किया। लंदन का मौसम बिल्कुल अलग था। आसमान में हल्के भूरे बादल छाए थे। हवा में एक तेज चुभती ठंडक थी। जेट के दरवाजे खुलने से पहले दिव्यानी जी ने राह को एक बड़ी गर्म बेबी पिंक कलर की फर वाली जैकेट पहना दी। उसके सिर पर एक क्यूट सी वुलन कैप लगी थी। राह अभी भी खिड़की से बाहर लंदन के उस ग्रे और ऐतिहासिक नज़ारे को देखकर थ्रिल्ड हो रही थी। जैसे जेट की सीढ़ियां नीचे आई, बाहर का नज़ारा अग्रवाल ग्रुप की असीम ताकत, विक्रम की एक्सीलेंट प्लानिंग की गवाही दे रहा था। रनवे पर ठीक जेट के सीढ़ियों के पास 6 काले रंग की चमचमाती फुल आर्म्ड बुलेट प्रूफ रेंज रोवर एक विशाल काफिला बिल्कुल लाइन में खड़ा था। हर गाड़ी के पास काले कोट और रिपीस पहने ब्रिटिश और इंडियन सिक्योरिटी एजेंट मुस्तैद थे। विक्रम ने मुंबई में सारा इंतजाम अपनी परफेक्शन के साथ किया कि कार्तिक को एक कदम भी पैदल न चलना पड़े। कार्तिक सबसे पहले बाहर निकला। लंदन की ठंडी और तेज हवा ने उसके थके हुए चेहरे को छुआ। उसने अपनी एक लंबी और भारी ट्रेंच कोट पहनी थी ताकि पट्टियां और खून के निशान पूरी तरह से छुप जाए। उसके बाद दिव्या ने जी राह का हाथ पकड़कर नीचे उतरी। तभी राह ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा, वाह, इतनी सारी ब्लैक कार्स, क्या ये हमारी हैं सुपर अंकल? उसके बाद सुनकर आगे से कार्तिक ने बड़े प्यार से कहा, हाँ गुड़िया, ये सब तुम्हारी नई जगह पर लेकर जाने के लिए आई हैं तुम्हें। ये कहते उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। कार्तिक, राह, दिव्यानी जी बीच वाली सबसे सुरक्षित रेंज रोवर में बैठ गई। उनके बैठते ही काफिला हीथ्रो एयरपोर्ट से रनवे से बाहर निकला और लंदन की उन ऐतिहासिक और चौड़ी सड़कों पर दौड़ने लगा। राह खिड़की से बाहर देखकर लंदन की पुरानी बिल्डिंग्स, लाल रंग की डबल डेकर बस बिग लेन की तरफ इशारा करके लगातार तालियां बजा रही थी, अपनी माँ से सवाल पूछ रही थी। तभी कार्तिक ने फ्रंट सीट पर बैठे लंदन की सिक्योरिटी टीम के हेड को इशारा करके पूछा, प्रॉपर्टी रेडी है? आगे से सिक्योरिटी के हेड ने सम्मान के साथ झुककर कहा, यस बॉस, जैसा विक्रम सर ने ऑर्डर दिया था। हमने रॉयल केविंस हॉस्पिटल से महज 5 मिनट की दूरी पर मेफेयर इलाके में एक पूरी 7 स्टार अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी को अगले 6 महीने के लिए पूरी तरह रेंट पर ले लिया। वहाँ का स्टाफ बदल दिया गया है, हमारे अपने भरोसेमंद लोगों को डिप्लॉय किया गया। प्रॉपर्टी के अंदर से एक मेडिकल ग्रेड केयर फैसिलिटी और अपग्रेड कर दी गई है। उसकी यह बात सुनकर आगे से कार्तिक ने गहरी सांस ली। वो और विक्रम बड़ी अच्छी तरह जानते थे कि डॉक्टर मार्कोस की लेजर माइक्रो सर्जरी कोई मामूली ऑपरेशन नहीं। ब्रेन सर्जरी के बाद मरीज को ठीक होने में, यादाश्त पूरी तरह से स्थिर होने में, उसके न्यूरल नेटवर्क को वापस उन्हें अपनी जगह पर आने में हफ्तों और महीनों भी लग सकते हैं। कार्तिक किसी भी कीमत पर अपनी राह को लंदन के किसी होटल या कमरे में
या हॉस्पिटल के उस ठंडे और डरावने माहौल में नहीं रखना चाहता था। उसे अपनी शेरनी के लिए एक ऐसा घर चाहिए था जो उसे मित्तल मैनर जैसा सेफ, आरामदायक लगे। इसलिए उन्होंने एक 7 स्टार हवेली को अपना अस्थायी घर बना लिया। काफिला मेफेयर के उस बड़े पोश और शांत इलाके में दाखिल हुआ। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे और खूबसूरत ओक के पेड़ लगे थे, जिनकी पत्तियां लंदन की ठंड में पीली पड़ चुकी थी। गाड़ियां एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक विक्टोरियन शैली की हवेली में बाहर आकर रुकी। इस प्रॉपर्टी का नाम द क्राउन एस्टेट था। इसके भारी और लोहे के गेट अपने आप खुले और गाड़ियां अंदर आई। बहुत ही सुंदर और बड़े से गार्डन से होते हुए मेन पोर्टिको में आकर रुकी। प्रॉपर्टी के बाहर और अंदर का नजारा हॉलीवुड फिल्म के शाही महल जैसा था। तभी कार्तिक ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर राह से कहा, हम आ गए गुड़िया। उसकी बात सुनते ही राह ने बाहर कदम रखा। उस विशाल हवेली को देखकर उसका मुंह खुला रह गया। उसमें हैरानी और एक्साइटमेंट भरी आवाज में दिव्यानी से कहा, ये लो मित्तल मैनर से भी बहुत बड़ा मम्मा। यहाँ तो गार्डन में भी फाउंटेन है। उसकी बात सुनकर भरी और आगे से दिव्यानी ने राह का हाथ पकड़कर कहा, हाँ बेटा, अब हम यहाँ कुछ दिन रुकेंगे। उसके बाद उनको हवेली के अंदर प्रवेश करते गर्माहट का एहसास हुआ। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा था। अंदर का इंटीरियर इतना आलीशान था। हर एक दीवार, हर एक झूमर, हर एक फर्नीचर करोड़ों की कीमत का था। लेकिन कार्तिक के लिए सब पत्थर और लकड़ियां थी। इसके लिए जरूरी था वो कमरा जो राह के लिए तैयार किया गया था। वहीं सिक्योरिटी टीम के उनका पहला सामान अंदर पहुंचा दिया। कार्तिक ने दिव्यानी को उस प्रॉपर्टी के ग्राउंड फ्लोर पर बने बड़े आलीशान और रोशनी से भरे मास्टर स्वीट की तरफ ले जाकर कहा, माँ जी, राह के लिए कमरा सबसे बेहतर होगा। इसमें बड़ी बड़ी फ्रेंच खिड़कियां हैं जिनसे गार्डन का नज़ारा दिखता है। मैंने यहाँ उसके खिलौने और उसका सारा सामान एडजस्ट करवा दिया है। वहीं कमरे में जहां राह अपने बिस्तर पर कूद गई, वहां खिलौने, क्रेयॉन्स, उसका पिंक ब्लैंकेट सबसे पहले करीने से सजा था। विक्रम ने सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बच्चे के लिए जो कुछ जरूरी था वह उस 7 स्टार प्रॉपर्टी के उस कमरे में मौजूद था। तभी कार्तिक ने दिव्यानी जी को कमरे के बाहर रोककर बड़ी गंभीरता भरी आवाज में कहा, माँ जी, राह के ऑपरेशन के बाद हमें यहीं रुकना होगा। जब तक मेरी राह पूरी तरह से रिकवर नहीं कर लेती, तब तक वो अपने पैरों पर खुद चलकर मेरा नाम नहीं लेकर बुलाती। हम लंदन से वापस नहीं जाएंगे। इसलिए आप तसल्ली से अपना और राह का सामान यहाँ एडजस्ट कर लीजिए। ये सब कुछ अब महीनों के लिए हमारा है। उसके बाद सुनकर आगे से दिव्यानी ने कार्तिक के सिर पर हाथ फेर कर कहा, मैं सब संभाल लूंगी बेटा। तुम बस मेरी बच्ची को जादुई डॉक्टर के पास ले जा, उसे जो ठीक कर दे। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने सिर हिलाया। उसने घड़ी देखी। बहुत कम समय था और उसने दरवाजे के अंदर झांका। राह ने अपने टेडी बियर से बात करने में व्यस्तता दिखा दी थी। कार्तिक ने मुस्कुराकर राह को आवाज देकर कहा, गुड़िया। राह ने मुड़कर कार्तिक को देखकर पूछा, हाँ सुपर हीरो अंकल। तब आगे से कार्तिक ने बच्चों वाले अंदाज में कहा, मैं अभी एक बहुत बड़े जादूगर से मिलने जा रहा हूँ। वो जादूगर तुम्हारी उस चोट को जो तुम्हें सड़क पर लगी थी, उसके निशान को हमेशा के लिए अपनी मैजिक वैंड से गायब कर देगा। मैं पहले उससे मिलकर आता हूँ। तुम तब तक मम्मा के साथ यहाँ आराम करो, ठीक है? उसके बाद सुनकर आगे से राहा ने अपनी मासूम से छोटी उंगली हिलाकर कहा, ओके अंकल। आप जादूगर को बोलना कि मुझे चोट ना पहुंचाए। मुझे दर्द से डर लगता है। तभी कार्तिक ने वादा करके कहा, मैं उसे तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा जब तक मैं खुद वहां नहीं हूंगा। ये कहते हुए वो मुड़कर तेजी से हवेली के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कार्तिक के चेहरे पर वो सुपर हीरो वाला नरम भाव पूरी तरह से गायब हो चुका था। जैसे उसने हवेली से बाहर कदम रखा, वो वापस अग्रवाल ग्रुप का वही खूंखार, पावरफुल, फोकस चेयरमैन बन चुका था। कार्तिक ने अपने ड्राइवर को कमांड देकर कहा, मुझे रॉयल क्वींस हॉस्पिटल ले चलो अभी। काली मैकबे तेजी से मुड़े और मेफेयर के उस सड़कों को चीर कर लंदन के सबसे रेपुटेड रॉयल क्वींस हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी। कार्तिक सीधे राह को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना चाहता था। एक पति होने के नाते, एक रक्षक होने के नाते सबसे पहले खुद उस डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता था जिसके हाथों में अपनी शेरनी की जिंदगी सौंपने वाला था। वो सर्जरी के एक एक खतरे, एक एक पहलू, एक एक परिणाम को अपनी तसल्ली के लिए गहराई से समझना चाहता था। जब तक उसका खुद का दिमाग शांत नहीं हो जाता, वो राह को उस हॉस्पिटल के चौखट के अंदर कदम भी नहीं रखने देता। 5 मिनट के अंदर मैकबे हॉस्पिटल के वीआईपी प्राइवेट गेट पर रुकी। रॉयल क्वींस हॉस्पिटल की इमारत बड़ी भव्य आधुनिक थी।
कार्तिक के पहुंचने से पहले हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया। अग्रवाल ग्रुप का नाम ही पूरी दुनिया में वीवीआईपी ट्रीटमेंट की गारंटी हुआ करता था। हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर खुद कार्तिक को रिसीव करने के लिए गेट पर आई। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने सम्मान से हाथ मिलाकर कहा, वेलकम टू लंदन मिस्टर अग्रवाल। डॉक्टर मार्कोस अपने प्राइवेट कंसल्टेशन रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक ने बिना कोई औपचारिक बात के सिर हिलाया और लंबे तेज कदमों से हॉस्पिटल के उन चमचमाते शटलाइज्ड कॉरिडोर से होकर डॉक्टर मार्कोस के कैबिन की तरफ बढ़ा। डॉक्टर मार्कोस की कैबिन सबसे ऊपरी मंजिल पर था। बड़ा ही हाईटेक कमरा था जहां दीवारों पर बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगी थी जिन पर इंसानी दिमाग के 3D मॉडल्स घूम रहे थे। जैसे ही कार्तिक ने कैबिन का दरवाजा खोला, सामने एक 60-65 साल के बड़े ही गंभीर शांत अनुभवी दिखने वाले सज्जन खड़े थे। उन्होंने एक सफेद कोट पहना था और उनके गले में स्टेथोस्कोप्स था। यही डॉक्टर मार्कोस थे, न्यूरोसर्जरी की दुनिया के भगवान। तभी डॉक्टर मार्कोस ने अपने चश्मे को पीछे की तरफ कार्तिक के देख कर एक बड़ी ही शांत और पेशेवर आवाज में कहा, मिस्टर अग्रवाल, मैंने आपकी पत्नी के केस के बारे बहुत गहराई से स्टडी की। प्लीज बैठिए। उनकी बात सुनकर आगे से कार्तिक ने कुर्सी खींची और बैठ गया। उनकी आंखें सीधी डॉक्टर मार्कोस की आंखों में गड़ गई। उसने डॉक्टर को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, मुझे कोई मेडिकल जोरगन्स या घुमा फिराकर बातें नहीं सुननी डॉक्टर। मुझे सीधी और साफ बताइए, मेरे राह के दिमाग में क्या हुआ है? क्या आप उसे ठीक करेंगे? और इस सर्जरी में मेरी पत्नी की जान को कितना खतरा है? कार्तिक की आवाज में एक ऐसा भारीपन अथॉरिटी थी। डॉक्टर मार्कोस भी एक पल के लिए उस ताकत को महसूस कर रहे थे। डॉक्टर मार्कोस ने कार्तिक को सीधे और बेबाक सवाल को सुना। उन्होंने रिमोट उठाया और सामने एक लंबी बड़ी स्क्रीन को ऑन कर दिया। स्क्रीन पर एक इंसानी दिमाग का बहुत ही विस्तृत और हाई रेजोल्यूशन 3D स्कैन फ्लैश होने लगा। तभी डॉक्टर मार्कोस ने कार्तिक को तसल्ली देकर कहा, मिस्टर अग्रवाल, आपके डर और आपकी चिंता को बहुत अच्छी तरह मैं समझ रहा हूं। यह कहकर डॉक्टर मार्कोस ने अपने लेजर पॉइंट से स्क्रीन की तरफ एक खास हिस्से पर इशारा करके बोला, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, हमें इसे मेडिकल भाषा में हिप्पोकैम्पस और टेम्पोरल लोब कहते हैं। ये हमारे दिमाग का वो हार्ड ड्राइव है जहां हमारी यादें, पर्सनलिटी और हमारे अनुभव और हमारे सारे मैच्योर फैसले स्टोर होते हैं। जब आपकी पत्नी का भयानक कार एक्सीडेंट हुआ तो उनके सिर के पिछले हिस्से पर बहुत जोरदार इम्पैक्ट पड़ा है। यह कहकर डॉक्टर ने पॉइंटर को थोड़ा सा घुमाया और बड़े ही छोटा सा राई के दाने से भी छोटा गहरे लाल रंग का धब्बा दिखाकर कहा, मुंबई के डॉक्टरों ने जो सर्जरी की बहुत बेहतरीन थी। उन्होंने मेजर ब्लीडिंग को रोक दिया था और खोपड़ी के फ्रैक्चर को फिक्स कर दिया था। लेकिन क्या था ये पीछे का राज? क्या डॉक्टर मार्कोस इसको ठीक कर पाएंगे या नहीं? क्या होगा आगे की कहानी में जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां सुकून एफएम पर अच्छी लगती है तो सबसे पहले सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद उसे लाइक करें और अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।